तो देखो ना यार, हम लोग सोलो लेवलिंग देख रहे हैं एंड सीजन 1 एंड 2 के अंदर हमने कई पावरफुल हंटर्स को देख लिया है। कुछ ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं तो कुछ एक्चुअली में काफी पावरफुल हैं। तो देखो आज के इस वीडियो में ना हम सोलो लेवलिंग के सबसे पावरफुल हंटर्स की बात करने वाले हैं एंड तुम्हें जान के हैरानी होगी कि इस लिस्ट में एक भी एस रैंक का हंटर नहीं है। क्योंकि देखो ना यार, अभी तक हमने सीजन 1 एंड 2 के अंदर यही देखा कि सबसे वीकेस्ट हंटर ई रैंक का है एंड सबसे पावरफुल एस रैंक का है। लेकिन यार गौर करने वाली बात यही है कि सोलो लेवलिंग के जो सबसे पावरफुल हंटर्स है वो एस रैंक के है ही नहीं, इसके भी ऊपर रैंक के है, इससे भी ज्यादा पावरफुल। तो देखो सोलो लेवलिंग की मागुआ के अंदर ना एस रैंक से भी ऊपर एक रैंक है जिसे ये नेशनल लेवल हंटर्स कहते हैं। अब ये जो नेशनल लेवल हंटर्स होते हैं ना, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है एंड अभी तक यानी सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में 5 नेशनल लेवल हंटर्स हैं। लेकिन फिर मैंने टाइटल में 7 मोस्ट पावरफुल क्यों लिखा है, वो 2 हंटर्स तुम्हें आगे पता चल जाएंगे। लेकिन सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में ऑफिशियली रैंक 5 नेशनल लेवल हंटर्स को दिया है। लेकिन यार मेन बात ये आती है कि क्या है ये नेशनल लेवल हंटर्स, मतलब इतने पावरफुल कैसे हो गए ये। तो देखो पहली बात तो ये कि इकलौता नेशनल लेवल हंटर इतना पावरफुल होता है जो किसी भी कंट्री की आर्मी को अकेला डिफीट कर सकता है एकदम इजीली। और दूसरी बात पता है क्या है कि एक एस रैंक के डंजन को भी ना एक नेशनल लेवल हंटर अकेला क्लियर कर सकता है। अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि एक एस रैंक हंटर में एंड नेशनल लेवल हंटर के पावर लेवल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ऐसा मत समझना कि थोड़ा बहुत पावरफुल होगा, नहीं, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है पावर लेवल्स में। और इसके साथ साथ नेशनल लेवल हंटर्स के पास कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होती है, जैसे रूलर अथॉरिटी। इस एबिलिटी से ये साइकिक पावर्स को यूज कर सकते हैं, वही टेलीकिनेसिस, ऊपर नीचे उड़ाना चीजों को। साथ ही स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, जिस एबिलिटी की हेल्प से ये एक न्यू फॉर्म को अचीव करते हैं एंड अपनी मॉन्स्टरस पावर्स को अपनी बॉडी से एमिट करते हैं, मतलब अंदर की पावर को बाहर निकाल के यूज करना एक्सट्रीम पोटेंशियल पे, दैट्स ऑल। लेकिन सोलो लेवलिंग के इस यूनिवर्स में ये 5 नेशनल लेवल हंटर्स इतने पावरफुल कैसे हुए एंड क्या रीजन क्या है इनकी पावर्स का जो ये एस रैंक के हंटर्स इतने पावरफुल है। तो अब ये सुन लो। तो देखो अमेरिका में आज से कई साल पहले ना एक एस रैंक का गेट खुला था जिसका बॉस था कामिश। लेकिन अगर तुम्हें कामिश के बारे में गलती से नहीं पता है ना, तो ये एंथरस यानी द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन का सर्वेंट है। और एंथरस का लेवल क्या है, एंथरस वर्सेस संघ, ये सब बातें तुम्हें पता ही होगी अगर तुमने मागवा पढ़ी है। तो नहीं पता तो कर लेंगे कवर। लेकिन मेन बात पे आते हैं। तो जब अमेरिका में वो एस रैंक का गेट खुला था जिसका बॉस था कामिश, उस टाइम पे कई एस रैंक के हंटर्स उस गेट के अंदर घुसे थे उस गेट को क्लोज करने के लिए। लेकिन कामिश ने एक एक करके न जाने कितने ज्यादा एस रैंक के हंटर्स को अकेला मार दिया था। लेकिन इसी रेड के दौरान 5 हंटर्स आए थे जिन्होंने कामिश को डिफीट किया एंड इस गेट को क्लोज किया एंड बाद में उन्हें टाइटल दे दिया गया द नेशनल लेवल हंटर्स का। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एस रैंक के इतने ज्यादा हंटर्स मिलकर भी कामिश को डिफीट नहीं कर पाए तो इन 5 में ऐसी क्या खासियत है कि ये इजीली उसे डिफीट कर पाए, नेशनल लेवल हंटर बन पाए। तो अब इसका रीजन जान के तुम्हें शॉक लगने वाला है। तो देखो ये जितने भी है ना ये नेशनल लेवल हंटर्स, ये सब के सब वेसल्स है रूलर्स के। मतलब ये जितने भी पावरफुल हंटर्स होते हैं ये किसी ना किसी रूलर के वेसल है। इसी रीजन की वजह से इनकी पावर लेवल काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। सो अब बारी आती है इन्हें रैंक करने की। मैं बस 7 हंटर्स की बात करूंगा क्योंकि ये 7 ही सबसे पावरफुल है। इसके नीचे ऐसे रैंक शुरू हो जाता है। फिर इन 7 में तो तुम्हारे वो 5 नेशनल लेवल हंटर्स ही रह जाएंगे एंड 2 कोई और है, जिसमें से नंबर 7 पे है संघ हवान। अब हवान ना कोई इन 5 नेशनल लेवल हंटर्स का पार्ट नहीं है, ये संघ का बाप है। तो देखो हवान ना एक फायर फाइटर था, लेकिन जब वो अवेकनिंग का प्रोसेस चालू होता है तो ये भी एक एस रैंक का हंटर बन जाता है। लेकिन फिर ये एक ऐसे डंजन के अंदर जाता है जहाँ पे ये ट्रैप हो जाता है एंड सब लोगों को लगने लगता है कि ये मारा गया है। लेकिन यहीं पे इसका सामना एक रूलर से होता है एंड ये बन जाता है एक रूलर का वेसल। जो रूलर ये चाहता था कि उसने द शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न को मारना है। तो इसीलिए जब जिन्वू का बाप वापिस आया ना तो उसका एक ही टारगेट था कि ऐशबॉर्न को मार देना है। लेकिन जब उसे ये बात पता चली कि उसका खुद का बेटा संघ जिन्वू ही ऐशबॉर्न का वेसल है तो वो इमोशनल हो जाता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। और इसी रीजन की वजह से जब वो वापस आया था ना तो उस टाइम संघ 3 मोनार्क से लड़ रहा था, तो उसने अपने बेटे का साथ दिया था एंड फिर वो मारा गया था। लेकिन मेन बात यही है कि ये इतना साइलेंटली सब कुछ होता है कि कभी भी ऑफिशियली रैंक इसे नहीं दिया गया नेशनल लेवल हंटर का। लेकिन इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज उसी लेवल की है क्योंकि ये भी एक रूलर का वेसल ही तो है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि संघ हवान ने हुआंग डू सो जो कि एक एस रैंक का हंटर था उसे काफी इजीली बच्चों की तरह फाड़ के रख दिया था। इसके साथ साथ इसके पास स्टेल्थ है, वही रूलर अथॉरिटी वाली एबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन या जो मैंने तुम्हें बताई वो सब कुछ इसके पास है। फिर इसके बाद नंबर 6 पे एक ऐसा हंटर आता है जो कि ना सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स के उन 5 नेशनल लेवल हंटर्स से बिलोंग करता है। लेकिन एक बात है कि सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में कहीं भी इसके नेम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हमें बस ये बात पता है कि ये भी किसी न किसी रूलर का वेसल है एंड एक हीलर है। लेकिन ना तुम्हें एक बात जान के हैरानी होगी कि सोलो लेवलिंग एराइस वाली जो गेम थी ना उसमें इस हंटर के नेम को रिवील कर दिया गया था जो कि था एंथोनी
जॉनी मार्टिनेज। फिर नंबर 5 पे सिद्धार्थ बच्चन है, जो कि अपनी इंडिया से बिलोंग करता है। यस, इंडिया का नेशनल लेवल हंटर। लेकिन पंगा यही है कि सोलो लेवलिंग के पूरी मागवा के अंदर इसकी एक भी इमेज नहीं है। हमें बस ये पता है कि सिद्धार्थ नाम का एक नेशनल लेवल हंटर है इंडिया से, जिसके पास वही सेम एबिलिटीज है, तो बार बार क्या ही बतानी। लेकिन सिद्धार्थ की सबसे स्पेशल एबिलिटी रूलर अथॉरिटी है, क्योंकि ये टेलीकिनेसिस एबिलिटीज का बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे यूज कर सकता है। नंबर 4 क्रिस्टोफर रीड, तो ये भी इन 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से एक है, लेकिन इसका भी कुछ ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रहा था। बाद में ये 3 मोनार्क से लड़ता है एंड मारा जाता है उसे लड़ाई में। या मतलब 3 मोनार्क तो तुम्हें पता है अब ज्यादा ही पावरफुल हो गए, एंड ये इकलौता एक ही रूलर का वेसल था, तो इसे उन तीनों ने मिलकर मार दिया था। और बाकी एबिलिटीज इसकी भी सेम है, वही रूलर अथॉरिटी यानी टेलीकिनेसिस एंड स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन वगैरह। लेकिन हमने इसकी स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन वाली फॉर्म को देखा है, जहाँ पे ये अपनी इनर पावर्स को बाहर निकालता है। इसकी ये वाली जो फॉर्म है ना, इसमें इसकी एक लंबी सी आंख आ जाती है एंड ये अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा फायर को एमिट कर पाता है, यानी ये इतनी ज्यादा फायर को लगा सकता है ना, जिसे रोकने के लिए 14 एस रैंक के हंटर्स भी कम पड़ जाएंगे। अब जरा ध्यान से सोचो, 14 एस रैंक के हंटर लगेंगे जिसकी फायर को रोकने के लिए। तो ये लेवल है नेशनल लेवल हंटर्स का। फिर इसके बाद नंबर 3 लियू जिनहांग। अब नाम मुझे नहीं आ रहा बोलना, लेकिन नाम से तुम्हें पता चल गया होगा कि ये चाइना का सबसे पावरफुल नेशनल लेवल हंटर है। लियू ने काफी ईगो वाला आदमी है, जिसके पास ये सब एबिलिटीज है जो कि मैंने बताई, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस भी काफी कमाल की है। लेकिन लियू कई ज्यादा स्वॉर्ड्स को यूज करता है एंड अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ये एनर्जी, मैनिपुलेशन जैसे कई पावरफुल अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अब यहीं पे काफी तगड़ी बात आती है। लियू ने एक बार ना पूरे मीडिया के सामने ये बात अनाउंस कर दी थी कि संग जिनवू उससे ज्यादा पावरफुल है। उसने जब उसकी प्रेजेंस को महसूस किया तो लियू को ये बात समझ आ गई थी कि संग उससे काफी ज्यादा सुपीरियर है। अब तुम जिनवू का पावर लेवल देखो भाई, कि इतना पावरफुल नेशनल लेवल हंटर भी उसकी तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि वो उसके लेवल का ही नहीं है। नंबर 2 थॉमस हैंड्रे। तो थॉमस दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर है, यानी नेशनल लेवल हंटर्स में भी सबसे ज्यादा पावरफुल। ये 5th एंड सबसे पावरफुल नेशनल लेवल हंटर है, जो भी अमेरिका से बिलोंग करता है। अब थॉमस ना काफी गरीब जैसी फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए उसकी स्ट्रीट्स के अंदर फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, और इसी रीजन की वजह से उसकी फिजिकल एबिलिटीज जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फाइटिंग स्किल्स वगैरह एकदम ना नेक्स्ट लेवल की हैं। लेकिन इसको सबसे खास इसकी पावर्स बनाती है। इसके पहले जो 4 नेशनल लेवल हंटर्स थे ना, उनके पास ये सब कुछ नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो कि जो कामिश वाला गेट कई साल पहले अमेरिका में खुला था ना, तो उस टाइम पे थॉमस ने क्या किया था कि उस गेट के अंदर जाके कामिश के फैंग को फाड़ दिया था, यानी कामिश के एक फैंग को उससे अलग कर दिया था एंड अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उसने ये किया था। ऐसा नहीं है कि कुछ रूलर की पावर का यूज किया हो। और इसी रीजन की वजह से जब कामिश की डेथ हुई तो उसके वो फैंग्स हमेशा के लिए थॉमस को दे दिए गए एंड थॉमस ने उन फैंग से अपने लिए डैगर्स को बनाया था। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि उसने संग से बैटल किया था। हाँ, वो बात अलग है कि संग ने इसे काफी इजीली डिफीट कर दिया था, लेकिन तब भी इसने थोड़ी बहुत टक्कर संग को दी थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसने संग की बॉडी के ऊपर इंपैक्ट छोड़े थे। देखो, जो इसकी बाकी एबिलिटीज है ना, जैसे स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, रूलर अथॉरिटी, वो सब तो इसके पास है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास है रीइंफोर्समेंट। सो रीइंफोर्समेंट के अंदर इसके पास एक गोल्डन आर्मर आ जाता है, जो कि इसको एकदम रूलर की तरह बना देता है एंड इस आर्मर की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड स्पेशली इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एनहेंस्ड हो जाती है। अब जब ये अपनी इस रीइंफोर्समेंट वाली फॉर्म के अंदर आया था ना, तो संग ने इसके ऊपर पंचिस मारे थे, लेकिन उस पंचिस से संग के खुद के हैंड्स इंजर्ड हो गए थे जब वो इस आर्मर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तो अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि रीइंफोर्समेंट वाली फॉर्म में इसने संग की बॉडी के ऊपर इंपैक्ट छोड़ा है, तो पावर लेवल देख लो फिर कहां जाएगा इसका। हालांकि वो बात अलग है कि संग ने जस्ट अपने बेयर हैंड से ही इसे डिफीट कर दिया था, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास कोलैप्स्ड है, यानी एक इतना जोरदार पंच ये मारता है जिससे आसपास कई बड़ी लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इसके पास काफी यूनिक एबिलिटी है, कैप्चर। इस एबिलिटी के थ्रू ना ये एक ब्लैक होल को जनरेट कर पाता है एंड फिर अपने इस ब्लैक होल के अंदर ये अपने अपोनेंट को खींच सकता है। एक तरह से ब्लैक होल जैसे एब्जॉर्ब करता है ना चीजों को, बिल्कुल सेम। अब ये सेम मूव इसने संग के खिलाफ यूज किया था, लेकिन संग की रूलर अथॉरिटी वाली एबिलिटी ना एकदम गॉड लेवल पे है, इसीलिए वो बच गया। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना, तो ये 15-20 एस रैंक को खींच लेता अंदर। खैर, अब इन सब पॉइंट से तुमने एक बात का आइडिया तो लगा लिया होगा कि नंबर 1 पे डेफिनेटली संग जिनवू ही होने वाला है, क्योंकि देखो थॉमस हैंड्रे जो कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हंटर था, सबसे पावरफुल नेशनल लेवल हंटर था, उसे भी संग ने सिर्फ अपने हाथों से डिफीट कर दिया था। तो यहाँ पे तो कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि वो शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न का वेसल है। तो मतलब ये बात तो साफ है कि संग नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है। इसके साथ साथ अगर तुम टेरिटरी ऑफ एटर्नल रेस्ट में से लेके जाते हो, तो वहाँ पे वो टाइम को ट्रांजैक्ट कर सकता है एंड साथ ही द ओमनीपोटेंट भी है।
और बाकी सब एबिलिटीज तो संग हम डिस्कस करते रहते हैं, उनमें क्या है घुसना ज्यादा। तो चलो फिर अब इस वीडियो को रैप अप करने का टाइम आ चुका है, जहाँ पे हमने तुम्हें सोलो लेवलिंग की यूनिवर्स के 7 सबसे पावरफुल हंटर्स के बारे में बता दिया, जिसमें से ये सब के सब हंटर्स या फिर तो मोनार्क के वेसल है जैसे अपना संग, एंड बाकी सब रूलर्स के वेसल्स से, इसीलिए इतने पावरफुल है। लेकिन अगर तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।